हेलो, मैं शीला रानी वर्मा शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल कादीपुर सीपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ लिया है। ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के समय का नाम रीतिकाल रखा गया। इस समय रीति ग्रंथों की रचना हुई, इसके आधार पर इसको रीतिकाल कहा गया। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के तक मुसलमानों का साम्राज्य पूरी तरह से भारत पर स्थापित हो चुका था। वे वैभव के शिखर पर थे, जनजीवन भी सुख और शांति से पूर्ण था। तो इन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ना स्वाभाविक था। लोग जो अभी तक हम लोग भक्ति काल में देख रहे थे, राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वह भक्ति पर उसका भक्ति पर आश्रय था, भक्ति उसका आलम्बन था। वही राधा और कृष्ण का प्रेम अब क्या हो गया, भक्ति से प्रेम पर अवलंबित हो गया था। कवियों का ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया और रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग करते हुए उदाहरण के रूप में इसका निर्माण होने लगा, इसकी रचना होने लगी। और रीतिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक अलंकारवादी कवि थे और दूसरा रसवादी। तो अलंकारवादी कवियों में भूषण और केशव आते हैं, जयसिंह आते हैं। और जो रसवादी कवि थे उसमें मतीराम, बिहारी और पद्माकर जी आते हैं। इन लोगों ने अलंकार को अपना प्रधान बनाया, इन लोगों ने भाव को बनाया। तो दो भागों में इसको बांट दिया गया था, पहला अलंकारवादी और दूसरा रसवादी। और रीति काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसके आधार पर कर सकते हैं। तो रीतिबद्ध कर रचनाएं होने लगी थी, श्रृंगार रस की प्रधानता आ गई थी, कल्पना की प्रचुरता हो गई थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कवि लिखने लगे थे। इस समय भी कवि राजा के ही आश्रय में रह करके कविता करते थे। तो वीरता की भी कविताएं लिखी गई, जो वीर अपने राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। और अलंकारों का प्रयोग होने लगा था और भाषा जो थी वह ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। काव्य में ब्रज भाषा पर आधारित कविताएं लिखी जाने लगी थी। आपने देखा रीतिकाल मुसलमानों का शासन था और देश धन धान्य पूर्ण था, सब सुखी थे और उनका प्रभाव आपकी कविताओं पर भी पड़ा। कवि इस युग के आपको बताया गया केशव प्रसाद और भूषण, केशवदास और भूषण, बिहारी, मतीराम, पद्माकर, ये प्रमुख कवि हैं और इनकी ये रचनाएं हैं। तो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, अर्थात किस पर आधारित था इनकी रचनाएं, किन किन भावनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने लिखा था। तो रीति ग्रंथों का निर्माण रस, छंद, अलंकार को और नायक नायिका को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करना, यही क्या होता है, रीति रचना होती है। इसी को रीति कहा गया। तो रीति ग्रंथों की रचना हुई, अर्थात रस, छंद, अलंकार और नायक नायिका को उदाहरण के रूप में इनकी कविताओं में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहेंगे। तो इन ग्रंथों का निर्माण हुआ और श्रृंगार रस की प्रमुखता थी। इस युग में कवियों ने क्या किया, अपनी कविताओं में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया। काव्य भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा स्थापित हुई, अर्थात ब्रज भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार भी किया गया। दोहा, सवैया जैसे छंदों में रचनाएं की गई। प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया गया और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अर्थात जो राजा के आश्रय में थे वो अपने राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखे। और कला पक्ष की प्रधानता थी, भाव पक्ष कम था, अर्थात सौंदर्य को अधिक महत्व दिया गया था। तो आपके नीचे देख लीजिए कि इस युग के प्रमुख ये प्रवृत्तियां हैं, किस युग की, रीतिकाल की। और रीतिकाल कब से कब, 1645 से 1843
1843 ईस्वी तक को हम हिंदी साहित्य में, काव्य साहित्य में रीतिकाल के नाम से जानते हैं। तो केशव दास ने क्या लिखा? रामचंद्र का, कविप्रिया और भूषण ने शिवराज भूषण, शिववाणी, छत्रसाल, दशक और मतीराम, ये आपको बताया गया था। ये दोनों कवि क्या हैं? अलंकारवादी हैं। इन लोगों ने अलंकार को ज्यादा महत्व दिया, ये भाव को दिए, रसवादी हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? रसराज, ललित कलाम और सतसई बिहारी ने सतसई नामक ग्रंथ लिखा और पद्माकर ने पद्माभरण, गंगा लहरी और जगत विनोद नामक ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार रीतिकाल की ये प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन से प्रमुख कवि हैं आप किताब में देखेंगे तो आपको और भी कवि और उनकी रचनाएं मिल जाएंगी। इसलिए किताब का अध्ययन करना आवश्यक होता है। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अब हम लोग आधुनिक काल को देखेंगे। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक के समय को आधुनिक काल का नाम दिया गया। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं और आधुनिक काल, गद्य काल और भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। तो गद्य काव्य भी लिखे गए आधुनिक काल में, इसका नाम ही है। तो अब 19वीं शताब्दी विक्रम संवत, जो विक्रम संवत 1900 से विद्वानों ने इसको माना है आधुनिक काल को शुरुआत, प्रारंभ, और इसको भी 4 भागों में बांट दिया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी विचारधारा और चौथा नई कविताएं। तो सबसे पहले भारतेंदु जी को आप देखिए। भारतेंदु युग आपने गद्य में भी पढ़ा है, यहीं से खड़ी बोली का विकास हुआ, लेकिन खड़ी बोली आ जाने पर भी कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी गई। तो भारतेंदु युग, भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के जनक माने गए। और बस ये है कि ब्रजभाषा में कविताएं कवियों ने लिखना शुरू कर दिया था इस युग में। और इसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में, ये भारतेंदु युग में जो कवि थे उनका नाता सामाजिक जीवन से दूर हो गया था, वो समाज के बारे में कम लिख रहे थे। तो द्विवेदी युग में उनसे प्रेरणा लेकर के कवियों ने समाज के बारे में लिखना, उनका नाता जो था वो जोड़ना शुरू कर दिया। और आपने गद्य में भी देखा होगा कि महावीर प्रसाद जी के अवतरण के समय से ही हिंदी गद्य साहित्य जो था वो परिमार्जित हुआ, बहुत शुद्ध हुआ। वैसे ही काव्य साहित्य में भी बहुत तेजी से विकास हुआ और कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव के, समाज के से संबंधित कविताएं लिखना प्रारंभ किया। स्वदेश प्रेम, समाज सुधार आदि से संबंधित कविताएं द्विवेदी युग में लिखी जाने लगी थी। इसी युग में ही साकेत, मैथिली शरण गुप्त का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने साकेत नामक जो महाकाव्य लिखा, आपको मैं याद दिला दूं, पिछले वीडियो में शायद बताते समय हमने बात तो महाकाव्य और खंड काव्य दोनों की थी, लेकिन साकेत का नाम मुझे लगता है कि खंड काव्य में आ गया था, जबकि साकेत क्या है, वह महाकाव्य है। तो मैथिली शरण गुप्त का साकेत जो है वह महाकाव्य है। बार बार आप दोहरा लीजिए क्योंकि आपने हो सकता है कि गलत नोट कर लिया हो। तो इन लोगों ने देश प्रेम से संबंधित कविताएं और समाज से संबंधित, समाज के लोगों के जीवन से संबंधित कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिया था। अब आ गया छायावाद। छायावाद में अंग्रेजों के जो अत्याचार थे, उनकी क्रूरता जो थी, उनकी नैतिकता जो कठोर नियमों का जो पालन था, उससे विद्रोह उत्पन्न हुआ कवियों के मन में। उनका जो विक्षोभ था, उनके मन में जो पीड़ा थी, वह कविता के रूप में सामने आने लगी। कवियों ने उससे प्रेरित होकर के, उससे दुखी होकर के कविताओं की रचना प्रारंभ कर दिया था। जैसे पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि ने वेदना से पूर्ण कविताओं की रचना की। छायावाद के ये मुख्य रूप से कवि थे। विद्रोह की झलक दिखाई पड़ती है इनकी कविताओं में। स्वदेश प्रेम भी है, लेकिन दुख और पीड़ा ज्यादा दिखाई देती है। इसके बाद आ गया प्रगतिवाद। आधुनिक युग में ही प्रगतिवाद हो गया। तो प्रगतिवादी कवि जो थे वह इनका विरोध कर रहे हैं, जो उनके कविताओं में वो कल्पना में ही चले गए थे, अपने विक्षोभ से इतना दुखी हो गए वो कवि वातावरण से कि वो वास्तविक जीवन से
वो हट करके कहाँ चले गए, कल्पना से भरी हुई कविताओं की रचना करने लगे। तो वो कल्पना को दबाने के लिए, कल्पना की अतिशयता को दूर करने के लिए, अतिशयोक्ति से बचने के लिए प्रगतिवादी कवियों ने उसका विरोध किया, उसके विद्रोह में कविताओं की रचना की। और जो शोषित वर्ग थे उनसे संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित और देश प्रेम, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित कविताओं अपनी रचनाओं में करने लगे। अपनी कविताओं में इस प्रकार के लोगों के बारे में कविता की रचना की जाने लगी। यह प्रगतिवाद के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जो पूंजीवाद थे, पूंजीवादी जो थे, उनके विरोध में कविताओं की रचना की जाने लगी। प्रयोगवाद में नई कविताओं की रचना होने लगी और नई शैली, नई भाषा का विकास हुआ। इसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय के प्रवर्तन के रूप में वो सामने आए। उन्होंने ही इस प्रयोगवाद के कवियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने 3 बार सप्तक, तार सप्तक से नामक एक योग से एक बनाया, 7 कवियों का एक संगठन बनाया और उन लोगों के नाम को तार सप्तक दिया। दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इस तरह से 7 कवियों का ग्रुप बनाया और जो ऊपर की कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अज्ञेय जी की ये सबसे बड़ी देन थी हिंदी साहित्य को और आधुनिक युग में नई शैलियों को, भाषाओं को लाने का, हिंदी काव्य को समृद्ध बनाने का श्रेय पूरा किसको जा रहा है, अज्ञेय जी को जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा लिख करके भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं लिख करके भी कि आधुनिक काल को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा गया है। विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। पहला था भारतेंदु युग। इस युग में जो थोड़ा समय मिला उसमें ब्रज भाषा की प्रधानता, अर्थात कविता ब्रज भाषा में लिखी जाने लगी। और दूसरा था कवि किस प्रकार की रचनाएं किए, स्वदेश प्रेम की कविता। आपने देखा था रीति काल में क्या हो गया था, श्रृंगार की कल्पना की प्रधानता हो गई थी। लोग कल्पना से ही प्रेरित होकर कविताएं लिख रहे थे। तो यहाँ क्या हो गया, अपने स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की रचनाएं की जाने लगी। समाज से संबंधित कविताएं, समाज को देखकर, उसकी परिस्थिति को देखकर कवियों ने कविता की रचना प्रारंभ कर दी थी। और प्रकृति का चित्रण, प्रकृति आप जानते हैं नैसर्ग, अर्थात जो स्वाभाविक रूप से हो, प्रकृति का चित्रण उनकी कविताओं में दिखाई पड़ने लगा था। ये भारतेंदु युग की विशेषता थी। और तब द्विवेदी युग आया। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने हिंदी में खड़ी भाषा को लाया और खड़ी भाषा में, अभी आप देख रहे थे ब्रज भाषा में ही कविताएं केवल लिखी जा रही थी। और द्विवेदी युग में खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ हुआ। तो काव्य की रचना किसमें हुई, खड़ी बोली में, ये सबसे बड़ी बात हुई। और इतिवृत्तात्मकता तथा वर्णन प्रधान रचनाएं होने लगी। किसी भी चीज को लेकर उसका वर्णन किया जाने लगा, उसका वृत्तांत प्रस्तुत किया जाने लगा। खड़ी बोली को समृद्धता, गतिशीलता प्रदान की, उसको समृद्ध बनाया गया और गति प्रदान की। तेजी से कवियों ने खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। साकेत तथा प्रिय प्रवाह जैसी महाकाव्य की रचना हुई। साकेत किसने लिखा, मैथिली शरणगुप्त ने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने खंडकाव्य में इसको समझा है तो उसको आप क्या कर लेंगे, महाकाव्य है, या महाकाव्य के बारे में समझेंगे कि साकेत एक महाकाव्य है। और छायावादी युग, इसमें कल्पना की प्रधानता हो गई। कवि वास्तविक जीवन से एकदम दुखी हो गए थे, वास्तविक जीवन से संबंधित कविताएं लिखना बंद कर दिए थे। कल्पना जो वो देख रहे थे उसको कल्पना लोक में चले गए और कल्पना की प्रधानता कविताओं में दिखाई पड़ने लगी। वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता हो गई। जैसा कवि अनुभव कर रहा है, जैसा उसको लग रहा है, उस तरह की कविताएं लिखने लगा। सौंदर्य भावना, कविता में सौंदर्य को लाए, अलंकार रस छंद का प्रयोग करने लगे। श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता हो गई, कविताओं में श्रृंगार रस का वर्णन होने लगा। और वेदना, करुणा और निराशा की भावना इनकी कविताओं में, जैसे थक गए हो, हार गए हो एकदम, तो उस तरह की निराशा की भावना दिखाई पड़ने लगी थी। दुख दिखाई पड़ने लगा था, करुणा और दया का भाव दिखाई पड़ने लगा था।
और प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण मान लीजिए बादल को ले लिया, उसको मानवीकरण, प्रकृति की चीजों को मानव के रूप में रख करके कविताएं ये लिखने लगे कवि। और रहस्य भावना, छिपी हुई भावनाओं को रहस्य कहते हैं, तो रहस्य से भरी हुई कविताएं आप देखेंगे इस युग में। मुक्तक गीतों की रचना, आपने मुक्तक और प्रबंध काव्य देखा था, तो मुक्तक गीत छायावादी युग की विशेषता है। बहुत अधिक मुक्तक गीतों की रचना की जाने लगी थी। और इस युग के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला प्रमुख हैं। और बहुत से कवि हैं, आप किताबों में देख करके जान लीजिएगा और कौन कौन से ये लोग प्रमुख रूप से इस युग के कवि हैं। विशेष रूप से योगदान दिया है छायावादी युग में, इसलिए इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। चलिए देखते हैं प्रगतिवादी युग में किस तरह की रचनाएं हुई, उस युग की क्या प्रवृत्तियां हैं। तो स्थूल जगत की ओर वापसी, इससे पहले जो कवि थे, छायावादी कवि थे, वह ये जगत से, वास्तविकता से अलग होकर, दूर होकर कल्पना लोक में जाकर कविताएं की रचना करने लगे थे। तो प्रगतिवादी युग के कवि पुनः इस संसार के वास्तविकता जगत में आकर के कविताओं की रचना करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरा था साम्यवाद के आधार पर रचनाएं, अर्थात साम्यवाद माने आगे के समानता की बात जो करता हो, रोटी कपड़ा और मकान, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याओं को देख करके कविताओं की रचना उन पर आधारित हो गई। इस प्रकार की रचनाएं होने लगी। पूंजीवाद का विरोध, कविताओं में जो पूंजीवादी लोग थे, जो अमीर थे, जो शोषण करते थे, तो शोषितों के उत्थान की बात अपनी कविताओं में करने लगे। उसी को पूंजीवाद का इन्होंने विरोध किया अपनी कविताओं में। मानवतावादी प्रवृत्ति आई कविताओं में। मानवतावादी, मानव के रूप में देखने की प्रवृत्ति जागृत की गई। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण हुआ, उसका सम्मान बढ़ा, उनसे संबंधित कविताएं लिखी जाने लगी। विद्रोह एवं क्रांति की भावना आई, जो शोषित वर्ग थे उनके प्रति जनता में विद्रोह पैदा करने के लिए रचनाएं की गई। और समाज का यथार्थवादी चित्रण होने लगा। पुनः समाज में जैसी कर्म हो रहे थे उस पर आधारित कविताओं की रचनाएं होने लगी थी। और इनके इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये इस युग के प्रमुख कवि थे। और इस युग में रचनाएं आपके सुमित्रानंदन पंत जी ने भी किया, महादेवी वर्मा जी ने भी किया, जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया, निराला जी ने भी किया है। लेकिन जो नए आए उसमें रामधारी सिंह दिनकर और शिवमंगल सिंह सुमन, नागा अर्जुन, केदारनाथ आदि का स्थान प्रमुख रूप से आता है। और प्रयोगवादी धारा आ गई, इसमें प्रवृत्तियों को देख लीजिए किस प्रकार की रचनाएं हुई। घोर वैयक्तिकता, अर्थात व्यक्तिगत रूप से जो वो समझ रहे थे, केवल उनको दूसरों की भावनाओं से कम मतलब था, उनकी भावनाओं के अनुसार जैसा समाज था उस तरह की रचनाएं होने लगी। और अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, एकदम यथार्थ जो है उसको सत्य रूप में सबके सामने लाना। कुंठा और निराशा के स्वर कविताओं में दिखाई पड़ते हैं। गहन बौद्धिकता, एकदम बुद्धिमत्ता पूर्ण कविताएं लिखी जाने लगी, जो साधारण समझ से थोड़ा ऊपर की बात हो गई थी। विद्रोह का स्वर इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है। व्यंग तथा कटुक्ति में कड़वा उक्ति, उदाहरण जो ले आते थे वो थोड़ा कड़वा होता था, समाज के प्रति जो थी उसके लिए जो व्यंग करते थे वह थोड़ी कड़वी होती थी। लेकिन वह आपने देखा अति यथार्थवादी, जो सच्चाई थी उसको वो कविता में लाते थे, इसलिए वह कड़वा लगता, कटु लगता है लोगों को। इस प्रकार की वो उक्तियां दिया करते हैं। ये प्रयोगवादी धारा के कवि थे। और कौन कौन से लोग थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, जिनको हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं। अज्ञेय जी के नेतृत्व में ही ये इस धारा की कविताओं की धारा प्रभावित हुई है। तो गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण, ये इस युग के
प्रमुख कवि हैं और बहुत से कवि हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत से लोगों के नाम आपको मिलेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से इन लोगों ने रचनाएं की हैं। अब आपका जो हिंदी काव्य का साहित्य था, हिंदी काव्य का जो इतिहास था, आपने उसका अध्ययन पूरा कर लिया है। इसको आप लिख लीजिए और समझ करके तैयार कर लीजिए। हमारा वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।